एक गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। रघु का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा पूरे परिवार में खुशियाँ लाएगा, परंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। रघु के जन्म के बाद ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी कारण रघु के घर वाले और गांव वाले रघु को मनहूस कहने लगे। इसी वजह से रघु और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद वे दोनों दूसरे गांव में चले गए और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। रघु की माँ विमला, जो अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। रघु अभी छोटा ही था। एक दिन विमला जब काम करने जाने लगी तब रघु बोला, माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी मेरा बच्चा तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर विमला काम पर चली जाती है। इसी तरह से पूरे 10 साल बीत गए और रघु अब 18 साल का हो चुका था। एक दिन विमला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रघु अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ना कुछ खा पी रही हो और ना तुम्हारा बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी। विमला धीमी स्वर में रघु से कहती है, बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तेरा विवाह बचपन में ही हो चुका है, जब तू 6 साल का था। बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वह रामपुर गांव में रहती है। उसका नाम लाजवंती है। जा बेटा, तू उसे घर ले आ। और हाँ बेटा, मेरी बात का ध्यान रखना। जहाँ रात हो वहीं ठहर जाना, क्योंकि रात में चलना ठीक नहीं है। जब सुबह हो जाए तब चलना। जा बेटा, बहू को ले आ। ये बात सुनकर रघु हैरान तो रहा, उसके मन में कई प्रश्न भी थे, परंतु इससे पहले कि वह अपनी माँ से कुछ पूछ पाता, इतना ही कहते हुए विमला की सांसें थम जाती हैं। अपनी माँ को खो देने के बाद रघु बिल्कुल अकेला हो जाता है और बहुत दुखी रहने लगा और किसी तरह से वह अपना गुजारा कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रघु चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसको उसकी माँ की बात याद आई। अरे, माँ ने कहा था कि मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। मैं अकेला हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को घर ले आऊँ। इससे मुझे एक साथ मिल जाएगा। ऐसा विचार कर रघु खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने रामपुर गांव जाऊंगा। रघु एक पोटली में खाना बांध लेता है और रामपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रघु जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। तभी उसी रास्ते में एक बकरी दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगा। इतना बोलकर रघु आगे बढ़ जाता है। अरे, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर रघु वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर रघु नदी के पास जाता है और पानी पीता है। इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। रघु अब रामपुर गांव में पहुंच जाता है। अनजान गांव में रघु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाई देता है
और वह उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? ठेले वाले ने कहा, भाई यह रामपुर गांव है। अरे हाँ, माँ ने तो मरते वक्त यही गांव का बताया था, मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई, लेकिन भाई क्या तुम बता सकते हो कि लाजवंती का घर कहाँ है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर लाजवंती का ही है। ससुराल का पता जानकर रघु वहाँ से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिरी वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। रघु झोपड़ी के पास पहुंचा ही था कि तब तक रात हो गई थी। रघु को अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाना चाहिए, फिर सुबह चलना चाहिए। रघु ने सोचा, ओहो, यहाँ तक पहुँचते ही रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुक कर गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊँगा। इतना सोचकर रघु वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। ये सुनकर रघु सोचा, अरे क्या लगता है, मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई? फिर रघु वहीं सो जाता है। सुबह सुबह रघु उठता है और सीधे घर के अंदर चला जाता है। अंदर एक बुढ़िया बैठी रहती है। रघु को ऐसे अंदर आता देख पूछने लगी, अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? रघु बोला, अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। बुढ़िया ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या तुम विमला के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ कैसे आ गए? रघु बोला, अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। बुढ़िया सोचने लगी, अरे ये क्या, मेरी दामाद जी को कैसे पता चला? मेरी दामाद जी तो बहुत होशियार हैं, आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो बहुत ज्ञानी है। तभी रघु बोला, अरे माँ जी, क्या हुआ, आप किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी लाजवंती, दामाद जी की खातिरदारी करो। लाजवंती बोली, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। बूढ़ी जैसे ही बाहर निकली, उसी गांव का एक हरिया नाम का व्यक्ति मिला। क्या बात है हरिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है, पता नहीं वह कहाँ पर होगी। बूढ़ी ने बोला, अरे हरिया, तू परेशान क्यों होता है, मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ लूँगी। क्यों मजाक कर रही हो काकी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे हरिया, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आपके दामाद के पास आऊँगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। फिर हरिया बुढ़िया के घर पहुँचता है और रघु से पूछने लगा, अरे दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, कृपया मेरी मदद करो। रघु खुश होता हुआ बोला, हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? इतना सुनते ही रघु का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। रघु तुरंत समझ जाता है कि वह बकरी हरिया की बकरी थी। हरिया बोला, अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है?
थोड़ी देर सोचने का नाटक करके रघु बोलता है, अरे हरिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। रघु के मुंह से यह बात सुनकर वह हरिया बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हरिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर हरिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हरिया रघु के पास आकर बोला, दामाद जी, आप तो अंतर्यामी हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर क्या था, हरिया यह बात पूरे गांव में फैला देता है कि बुढ़िया काकी का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। उसी गांव में उस राज्य के राजा का एक गुप्तचर था। उसके कानों में जैसे ये बात पहुंची, वह राजा के दरबार में गया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, बुढ़िया काकी का दामाद बहुत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। महाराज ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उस ज्ञानी आदमी से ज़रूर मिलना चाहूँगा। सैनिकों, जाओ, उस बुढ़िया काकी और उसके दामाद को जल्दी से यहाँ लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक बुढ़िया काकी के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ काकी, आप लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। बुढ़िया काकी आई और बोली, अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? सैनिकों ने कहा, पता नहीं काकी, हम यह सब नहीं जानते। आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। वहीं बैठा रघु चिंतित होते हुए सोचा, हे भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद बुढ़िया काकी अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजमहल में चली गई। बुढ़िया काकी राजमहल पहुंचकर राजा से बोली, क्या हुआ महाराज, आपने हम गरीब को कैसे याद किया? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? राजा बोले, अरे नहीं काकी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य सब जानता है? बुढ़िया काकी बोली, जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। राजा ने फिर रघु से पूछा, रघु, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर तो रघु के पसीने ही छूट जाते हैं। हे भगवान, क्या बुढ़िया ने मुझे कहाँ फंसा दिया? अगर ना बोला तो राजा मुझे आज ही मरवा देगा, और अगर हाँ बोला तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। राजा फिर बोले, क्या हुआ रघु, तुम किस सोच में डूब गए? रघु घबराते हुए कहा, कहीं नहीं महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। राजा बोले, तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। राजा की बात सुनकर रघु बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ रघु, तुम किस सोच में डूब गए? माफ़ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। रघु अपनी सास के साथ घर आ गया और सोचने लगा, हे भगवान, हाँ, मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहाँ आकर तो मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी बुढ़िया काकी बोली, क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? रघु बोला, कुछ नहीं माँ जी, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा।
इतना सुनकर बुढ़िया काकी घर के अंदर चली जाती है। अब रघु की नींद, चैन, भूख, प्यास सब गायब हो जाती है। वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, क्या बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है। कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूँ। इतना सोचकर रघु वहीं चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन चिंता के कारण उसे नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए वह खुद में ही गाना गाने लगता है। अरे सपना अब तू भी आ जा, कल तो सूली पर चढ़ना ही है, सपना तू भी आ जा। रघु इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज़ पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम भी सपना था। वह राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे यह बुढ़िया काकी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया कि वह हार मैंने चुराया है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अगर यह बात राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ, हो सकता है दामाद जी मुझे बचा लें। यह सोचकर सपना तुरंत ही रघु के पास पहुँच जाती है और रघु से कहती है, अरे दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप राजा साहब को मत बताना रानी का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर रघु सब कुछ समझ गया और वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वह हार मुझे लौटा दें तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूँगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वह हार अपने साथ लाए ही नहीं हूँ, वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। रघु बोला, लेकिन वह हार तुमने कहाँ रखा है? सपना ने कहा, दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। रघु बोला, ठीक है सपना जी, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। सपना बोली, हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से रघु को लेने आते हैं। चलो रघु, राजा ने तुम्हें बुलाया है। रघु बोला, हाँ चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। महल में पहुँचते ही राजा ने पूछा, कहो रघु, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? रघु बोला, जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। राजा बोले, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि वह कहाँ पर है। रघु ने कहा, महाराज, वह हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। राजा ने फिर तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वह हार सच में राजा के बगीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और खुश भी। फिर राजा ने रघु से कहा, वाह रघु वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रघु बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। राजा खुश होते हुए बोले, मंत्री जी, रघु को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिया जाए। सोने के सिक्के पाकर रघु बहुत खुश था। रघु बोला, महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। महल से बाहर निकलकर रघु ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने, अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सारी बातें सोचते हुए रघु घर को पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही रघु ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए, मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है।
रघु की सास बोली, अगर ऐसी बात है दामाद जी तो आप आज ही चले जाओ। और फिर रघु अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।